नमस्कार। आज सबसे पहले मैं अपने किस्सा गोई परिवार को ईद उल अजहा जिसको बकरीद कहते हैं, बकरीद की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप सभी को आपका आज का त्यौहार शुभ हो, मंगलमय हो। ये कुर्बानी का त्यौहार है और ये ईद आपकी मनाई जाती है, उसके 40वें दिन शायद मनाया जाता है। पूरा दिन आज देश भर में मस्जिदों में प्रार्थनाएं हुई, उसके बाद कुर्बानियाँ दी गईं, उसके बाद लोग एक दूसरे से मिले होंगे। एक बार किस्सा गोई परिवार, पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना हालिया है, यानी उसका पता हाल फिलहाल में लगा है। सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद बिल्कुल हाल में ये घटना सबके सामने आई। प्रदेश हमारा ही उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़, इलाहाबाद से सटा हुआ यानी प्रयागराज से सटा हुआ प्रतापगढ़ जिला। प्रयागराज और लखनऊ के बीच में, प्रयागराज से चलिए तो सबसे पहले पड़ने वाला जिला प्रतापगढ़। राजाओं महाराजाओं के लिए मशहूर, और इसको वहाँ स्थानीय आसपास के ज़िलों में बड़का ज़िला भी कहते हैं। मतलब ज़िलों में ज़िला, बड़का ज़िला। ये कहावत इसके लिए और मशहूर है कि न 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा। यानी प्रतापगढ़ के लोग इतने शार्प, चालाक, इतने ऐसे हैं कि 100 पढ़े लिखों के बराबर अकेला एक पढ़ा लिखा है। तो यानी पढ़े तो शायद कम हों, गढ़े बहुत होते हैं प्रतापगढ़ वाले। और पुलिसिंग या पोस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ज़िला ये कभी नहीं माना जाता रहा है। हालांकि मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ, क्योंकि मेरा अंडर ट्रेनिंग का ज़िला प्रतापगढ़ ही था। और प्रतापगढ़ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं तमाम सीढ़ियों से होता हुआ सेवानिवृत्त भी हुआ, और पुलिस में जो कुछ भी मिला मुझे, जो इज़्ज़त मिली, जो शोहरत मिली, जो अपनापन मिला, ये किस्सा गोई परिवार मिला, इन सब की शुरुआत मेरी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ जैसे ज़िले में हुई थी। ये इसका बैकग्राउंड था। इस प्रतापगढ़ ज़िले में शहर कोतवाली की 2 लड़कियां, एक वयस्क और एक अल्पवयस्क, 27 जून 2023 को एसपी प्रतापगढ़ के कार्यालय में उनके समक्ष मिलने के लिए गईं। एसपी का कार्यालय, चूँकि वहीं कचहरी भी है, एसपी का ऑफिस भी है, डीएम ऑफिस भी है, तमाम सरकारी ऑफिसेज एक पूरा क्लस्टर है, तो भीड़ भाड़ बहुत रहा करती है। और इस समय अधिकारियों को 10 बजे जन सुनवाई के लिए, जनता दर्शन के लिए प्रत्येक दशा में अपने कार्यालय में उपस्थित रहना होता है। बहरहाल 10 बजे से वहाँ भीड़ लग जाती है। ये दोनों लड़कियाँ भी अपनी बारी का इंतज़ार करती रहीं। प्रार्थी, पीड़ित और एप्लीकेशन देने वाले तमाम लोग अपने काम के लिए भीतर जाते रहे, निकलते रहे, और करीब 11:30 बजे के आसपास इन 2 लड़कियों का भी नंबर आया। कोई एप्लीकेशन इनके पास नहीं थी। एसपी थे सतपाल अंतिल, बहुत यंग अफसर है, बहुत एनर्जेटिक अफसर है। मेरा अंडर ट्रेनिंग या मेरा एएसपी रहा है जब मैं एसएसपी मेरठ था। इसने पूछा आपकी कोई दरखास्त? उसने कहा नहीं सर, हमें कोई दरखास्त नहीं देनी है। फिर क्यों आई हो? उन्होंने कहा साहब मेरी बात सुन लीजिए। एसपी ने कहा बताइए। बोले साहब सबके सामने बताने लायक नहीं है, महिलाओं के सामने मैं कह सकती हूँ, लेकिन पुरुष बहुत हैं यहाँ पर। बात सतपाल समझ गए। उन्होंने इंस्पेक्टर महिला थाना को बुलाया
पुलिस महिला कांस्टेबल्स को बुलाया, कुछ सब इंस्पेक्टर्स को बुलाया और बाकी लोगों को निपटा के बाहर जो लोग भीतर भेजते हैं ऐसे लोगों को, मिलने वाले लोगों को, उनसे कहा कि थोड़ी देर के लिए किसी को भीतर न भेजा जाए। जब खाली हो गया, कोई पुरुष भीतर नहीं रह गया, महिलाओं से कहा गया कि अपनी बात बताइए। बड़ी वाली बेटी ने, बड़ी वाली लड़की ने छोटी वाली की तरफ इशारा करके कहा कि ये इसके साथ बड़ी ज़्यादती और बहुत जुल्म हुआ है। उन्होंने कहा बताइए। उसने बताया कि साहब हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे और 10 साल पहले हमारे माँ बाप की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हम अपने माँ बाप की 2 संतानें ही थी, ये मेरी बड़ी बहन और मैं। हम लोग अनाथ हो गए और दाने दाने को मोहताज हो गए। मेरी दादी बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों से कुछ मांग जांच कर ले आती थी, तब हम लोग खाना खाते थे। दादी भी बुजुर्ग हो गई थी। जब बहुत परेशान हो गई तो उन्होंने 6 साल की उम्र में मुझे मोहल्ले की ही एक महिला अख्तरी बेगम को गोद लेने के लिए दे दिया। अख्तरी बेगम ने उनको अप्रोच किया था मेरी दादी को कि छोटी वाली बेटी को मुझे गोद दे दीजिए, मैं इसका पालन पोषण कर लूँगी, आप लोग इसे न पढ़ा पाएंगे न खाना खिला पाएंगे। दादी को लगा कि बात इसकी सही है, पड़ोस की है, महिला है, इसे गोद देने में कोई हर्ज नहीं है। तो 6 साल की उम्र में मुझको, छोटी वाली बहन ने कहा कि मुझको अख्तरी बेगम अपने घर पर ले गईं और गोद लेने की जो कच्ची प्रक्रिया होती है वो उन्होंने पूरी कर ली। अख्तरी बेगम का एक लड़का पहले से ही घर में मौजूद था, उसका नाम था अक्षय बाबू। दोनों भाई बहन के रूप में उस घर में साथ साथ रहते थे, दोनों साथ साथ पले बढ़े। फिर 16 साल की उस अल्पवयस्क बालिका, देखिए नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो नाबालिग थी और पीड़िता थी, उसने बताया कि मैं उसी के साथ खेला कूदा करती थी। उम्र मेरी जब धीरे धीरे 16 साल की हुई तो अक्षय बाबू की उम्र 22-23 साल हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका मेरे प्रति नजरिया बदलने लगा। वह मुझे खेलने के बहाने गलत इरादे से छूने लगा, बैड टच करने लगा। बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो मैं ये समझ पाई कि भाई है, खेल कूद में इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन मेरी समझ में आया कि बार बार एक ही तरह के बैड टच वो करता। मैंने इसका विरोध शुरू किया। जब मैंने पहली बार इसका विरोध किया तो उसने सॉरी बहन कहा और वहां से निकल लिया। इसीलिए मैं उसको दोबारा भी इस तरह की गलती के लिए नज़रअंदाज करती रही। लेकिन उसके नज़रिए, उसकी आंखों, उसकी एडवांसमेंट्स मुझे कभी अच्छी नहीं लगती थी। और ये बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट था, 6-7-8 महीने का। बात 2021 की थी। 2021 में मेरे उस सौतेले भाई अक्षय बाबू ने नहाते समय मेरा एक वीडियो, पूरा वीडियो अपने मोबाइल से बना लिया। उसके बाद उसने एक दिन घर में अकेला देखकर वो वीडियो मुझे दिखाया। मैं शर्म से परेशान हो गई, मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने उससे बार बार उस वीडियो को डिलीट करने को कहा, लेकिन उसने वीडियो डिलीट नहीं की और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। थोड़ी थोड़ी शुरुआत के बाद उसने मेरा रेप करना शुरू किया। यह हरकत उसने मेरे साथ बार बार की 2021 में। फिर उसने बताया कि 2022 में मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैंने अपनी माँ अख्तरी बेगम को बताया। अख्तरी बेगम मुझे लेकर
पास के एक डॉक्टर के यहाँ दवा दिलाने ले गई। डॉक्टर ने चेक करने के फौरन बाद मेरी माँ अख्तरी बेगम से कहा कि ये प्रेग्नेंट हो गई है और इसे कम से कम 3 माह की प्रेगनेंसी है। ये सुनकर मैं वहीं पर चीखने लगी और बेहोश होकर गिर गई डॉक्टर के यहाँ। माँ अख्तरी बेगम मुझे किसी तरह से उठाकर अपने घर ले आईं। मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे और ये पूछने लगी ये सब कैसे हुआ। मैंने माँ को पूरी बात बता दी और ये बताया कोई ये एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से अक्षय बाबू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। उस समय उन्होंने मुझे चुप करा दिया कि आज मुझसे कहा तो कहा, ये बात कभी किसी से मत करना। और मेरा लाड़ दुलार करके मुझे बाजार से कुछ सामान दिलवा कर फिर वो घर ले आई। घर पर उसने मेरे सामने ही अक्षय को बुलाया और उसे बुरी तरह से डांट लगाई, लेकिन बाद में मुझे महसूस होने लगा कि ये सिर्फ दिखाने के लिए डांट रही हैं। मैंने फिर इसकी शिकायत की कि देखिए अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आप इसका कुछ इलाज करिए, इसे डांटिए, इसको पनिश करिए, कुछ तो करिए। ये आराम से जब भी मेरे सामने से निकलता है, गुजरता है, हंसता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे खराब इशारे करता है। तब अख्तरी बेगम ने मुझे डांटा भी और ये कहा कि आइंदा से इस तरह की बातें की तो मैं तुझे पीटूंगी। मैं डर के मारे चुप हो गई और इस बच्चे को पेट में पालती रही। मैंने ये भी कहा कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, किसको क्या मुंह दिखाएंगे, लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। उसने कहा तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात की है, अब इसका टर्मिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। ये 3 महीने से ऊपर का बच्चा है। इसके बाद जब मेरा पेट दर्द बढ़ा तो मार्च 2023 में अख्तरी बेगम ने विक्रम चौराहे के पास एक नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। यहाँ 4 दिन बाद मेरी डिलीवरी हुई, लेकिन मुझे ये बताया गया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ये सुनकर मैं रोते रोते कब बेहोश हो गई मुझे पता नहीं लगा। इसके बाद अस्पताल में अख्तरी बेगम अक्षय बाबू को अपनी डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर से ये बात करते हुए सुना कि बच्चे को मार दो। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार मेरी माँ अख्तरी बेगम कहीं से भी घूम कर आती थी, उस डॉक्टर से ये पूछती थी मारा कि नहीं मारा। लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया कि नहीं, मैं इसको खुद पालूंगी, किसी को पता नहीं लगेगा, मैं अब इसे गोद ले लूँगी। इसके बाद डॉक्टर उस बच्ची को लेकर चली गई। मैं बच्ची के लिए चुप रही कि चलो डॉक्टर के हाथ में है, जिंदा रहेगी, बड़ी होगी तब इससे मिल लूँगी। लेकिन बाद में इस डॉक्टर ने भी मेरी बच्ची को एक अनजान निःसंतान व्यक्ति के हाथों बेच दिया। ये बड़ा सामान्य सा धंधा है। कभी इस तरह से लोग जो अनजाने या अनचाहे बच्चों का जन्म देते हैं, भाग के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, डॉक्टर के सुपुर्द कर जाते हैं। और जो निःसंतान व्यक्ति हैं, चूँकि एडॉप्शन की प्रोसेस अब इतनी क्लिष्ट हो गई है कि अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो आपको सालों लग जाएंगे किसी बच्चे को एडॉप्ट करने में। लिहाजा शॉर्टकट यही है कि अस्पतालों में घूम घूम कर पता करते रहिए। इस तरह का बच्चा कोई अबेंडन कर दे तो चुपचाप उसे लेकर चले जाइए, अपने घर पर रखिए और फिर जो बिना सरकारी प्रोसेस को अपनाए गोद लिए जाने की जो प्रोसेस, घरेलू प्रोसेस है, उससे अपना उस बच्चे को गोद ले लेते हैं लोग। ये कॉमन प्रोसेस है जब से एडॉप्शन की प्रक्रिया को जटिल कर दिया गया है। और जटिल क्यों किया गया है, वो बिल्कुल सही किया गया है और इसके पीछे बहुत ढेर सारे कारण भी हैं।
जब मैंने अपनी बच्ची वापस करने की बात डॉक्टर से कही कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची वापस कर दीजिए, मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बहन के यहाँ चली जाऊंगी, मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए, तब उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, वो तुम्हारी बच्ची तो दूसरा कोई ले गया है। जिसने बच्चा खरीदा था वो भी घर पर आने जाने लगा, तमाम चीज़ें पूछने के लिए कि किस बिरादरी की है, किस जाति की है, किससे पैदा हुई थी, फलाना था ढकाना था। जो लोग आजकल इस तरह के बच्चे, हालांकि सामान्य रूप से लोग नहीं चाहते हैं कि उनको पता लगे कि बच्चा किसका है, क्योंकि बाद में फिर ये बातें बहुत जटिल हो जाती हैं, दिक्कत होती है। और बच्चे का जो ओरिजिनल माँ या बाप होते हैं वो कभी कभी बहुत ब्लैकमेल करते हैं कि मैं बता दूंगी, मैं बता दूंगा, और हमें दे दो, इतना पैसा महीने में दो, इतना पैसा अभी दे दो। लेकिन जो माँ उसे पालती है उससे उसका अटैचमेंट हो जाता है। लिहाजा जो जिसने बच्चा खरीदा था, जब इस तरह की बातें मुझे घर में ही सुनाई पड़ी तो मैंने उससे ही रिक्वेस्ट की कि मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। उसने बताया कि मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, मैं इसे वापस नहीं कर सकती। और उसने मेरी शिकायत अख्तरी बेगम और अक्षय बाबू दोनों से कर दी। इन दोनों ने मिलकर बिजली के करंट लगाकर मुझे प्रताड़ित किया और ये कहा कि अगर दोबारा कभी जिक्र भी कर दिया कि तुम्हारा बच्चा कोई ले गया है, कोई उठा ले गया है, या तुमने कोई बच्चा जना भी था, तो तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। वो बोली कि मैं चुप हो गई। लेकिन हद तब हो गई जब 6 जून को भी अक्षय ने फिर मेरे साथ रेप करने का प्रयास किया। मैं उससे घृणा करती थी। न मैं अपने बच्चे को देख पाई, न मैं अपनी बच्ची से मिल पाई। मेरा पूरा जीवन इसी व्यक्ति ने ब्लैकमेल करके खराब कर दिया। अब मैं किसी भी स्थिति को फेस करने के लिए को तैयार थी। अब जो कुछ होगा मैं उसे फेस करूंगी, लेकिन अब इस व्यक्ति से दोबारा कभी मैं बात नहीं करूंगी। और उसी ने 6 तारीख को अख्तरी बेगम की अनुपस्थिति में मुझे मेरे साथ फिर से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मैंने शोर मचाया, शोर ही नहीं मचाया, मैंने बहुत शोर मचाया। वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं किसी तरह से, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर भागा, लोग आ गए। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरी बहन के पास पहुँचा दीजिए। चूँकि मोहल्ले की ही बात थी, मेरी बहन भी वहाँ मौजूद थी। मैं भागकर उसके पास गई। मैं अपनी बहन से कुछ बताना नहीं चाहती थी। मैं रोती रही और घंटों रोती रही। मेरी बहन ने बड़ी मुश्किल से मुझे चुप कराकर मुझसे पूरी बात पूछी। मैंने उसे पूरी बात बता दी। वो भी मेरी बात सुनकर रोती रही। फिर उसने जिनके यहाँ वो काम करती थी उनसे जाकर बातचीत की, तो उन्होंने ये राय दी कि तुम अपनी बात एसपी प्रतापगढ़ से जाकर कहो। किसी छोटे मोटे से बात करोगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, फिर तुम्हारे साथ वही सब होगा जो अक्षय बाबू ने किया है। लिहाजा तुम सीधे एसपी के पास पहुँचे। बहुत हिम्मत करके हम लोग उस दिन हम लोग आपके पास आए हैं। एकाग्र चित्त होकर छोटी सी 16 साल की बच्ची की ये पीड़ा एसपी और वहाँ मौजूद महिला थाने की थानाध्यक्ष और महिला सिपाही इसको सुनती रही। सतपाल अंतिल कहते हैं कि उनकी समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या बीती। उन्होंने अपने आप को संभाल के फौरन महिला थानाध्यक्ष को ये आदेश किया कि आप इसे अपने साथ ले जाइए। इसने जितनी बातें हमारे सामने बताई हैं वो सब लिखिए। ये लिख सकती है तो इससे लिखवाइए, वरना आप लिखिए, इसके अंगूठा लगाइए, सिग्नेचर कराइए, जो भी कराइए। लेकिन 1 घंटे के भीतर ये तहरीर मेरे समक्ष प्रस्तुत की जाए। मैं तब तक यहीं बैठूंगा जब तक ये तहरीर मेरे सामने नहीं आ जाती। और वार्निंग भी दी कि अगर इस बात का किसी को पता लगा कि इसकी FIR लिखी जा रही है तो मैं जितने लोगों के सामने ये बात हो रही है सबको सस्पेंड करूंगा। बहरहाल उस बच्ची को लेकर महिला थानाध्यक्ष गई। उन्होंने पूरी एप्लीकेशन, उसकी दास्तान जितनी थी वो उससे पूछ कर लिखी
लिखने के बाद एक तहरीर की शक्ल में लेकर वो उस बच्ची को लेकर, उसकी बहन को लेकर फिर से एसपी के पास पहुंची। उस पर फौरन एफआईआर दर्ज करने के आदेश एसपी ने दिए। सतपाल अंतिल ने कहा कि अभी ये एफआईआर कोतवाली में दर्ज की जाए। इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बताया कि इस एफआईआर में जिन जिन के नाम हैं सबको हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल तहरीर थाने पर पहुंच गई। मुंशी जी होते हैं जो उसको सीसीटीएनएस के फॉर्मेट पर कंप्यूटर में फीड करते हैं। अब कंप्यूटर का एक ही फॉर्मेट पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में एक ही फॉर्मेट में अब एफआईआर लिखी जाती है और ये पूरा देश भर का एक नेटवर्क है एफआईआर दर्ज कराने का। बाकी थाने की और ढेर सारी कार्यप्रणाली का सब कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। बहरहाल जब तक ये वहाँ टाइप होती, कहीं न कहीं से ये बात लीक हो गई। जब ये पूरी एफआईआर बनकर तैयार हुई, इंस्पेक्टर ने फोर्स बिठाई, लड़की को बिठाया और वो वहाँ पहुँचे। उसमें लिखाया गया था, पुलिस ने जो आरोपी बनाया उसकी तहरीर के आधार पर, उसमें अक्षय बाबू, उसकी माँ अख्तरी बेगम, उसके पिता राशिद, बिस्मिल्ला, नर्सिंग होम के संचालक और संचालिका, छोटे बाबू, शेबा, अब्बास और नाहिद, इन सारे 9 लोगों पर नामजद एफआईआर की गई थी। लेकिन बात कुछ यूं लीक हुई, या तो किसी ने इन दोनों बहनों को एसपी कार्यालय में बाहर लाइन से बैठे हुए देख लिया, या फिर जब ये एफआईआर थाने पे दर्ज की जा रही थी तब कहीं से पता लग गया। सारे लोग अपना घर छोड़कर फरार हो गए थे। नर्सिंग होम में ताला बंद हो गया था। संचालक और संचालिका और सारे आरोपी फरार हो गए थे। तब तक ये हल्ला भी हो गया, प्रेस वाले भी एसपी सतपाल अंतिल के पास आ गए कि पूरा प्रकरण क्या है। सतपाल अंतिल का जो बयान अखबारों में छपा वो ये था कि 16 साल की किशोरी अपनी बहन के साथ आई थी, पूरा मामला बताया, जिसके बाद रेप के आरोपी अक्षय बाबू, अक्षय उसकी मां समेत 9 लोगों को नामजद किया गया है। पीड़िता की बच्ची की तलाश की जा रही है। सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस की बात यह है कि पीड़िता की बच्ची रिकवर होना बहुत आवश्यक है। अभी घटना की एफआईआर हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही बच्ची की तलाश हो जाएगी, डीएनए सैंपलिंग होगी, डीएनए उसका अक्षय बाबू से मिलाया जाएगा, लड़की के एज की पुष्टि, जो उसका एक्सरे होता है बोन से जो टेस्ट किया जाता है, उससे पुष्टि होगी। फिर उसके बाद अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज या उसके रिकॉर्ड्स में उसके भर्ती होने का दिनांक, कारण और डिस्चार्ज होने का समय, ये सब दिया जाएगा और फिर इन सब के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल कल तक, यानी 28 जून तक, 27 को लिखी हुई एफआईआर में 28 जून तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, न ही बच्ची अभी तक मिल पाई थी। आज की घटना देखिए, आज एक लड़के ने अपनी सौतेली बहन के साथ जो कुछ किया वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। ठीक है, सौतेले भाई बहन थे, लेकिन वो साथ साथ 10 साल तक पढ़े, बड़े, खेले कूदे, साथ खाया और साथ ही साथ रहे। लेकिन लड़का जैसे जैसे वयस्क होता गया वैसे वैसे उसकी नीयत खराब होती गई। और पहले तो वो बच्ची को कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि 10 साल से एक साथ दोनों बचपन से एक साथ खेल कूद रहे थे, इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि वो उसको भाई की तरह ही मोहल्ले वाले भी बताते हैं कि दोनों हमेशा भाई बहन की तरह ही व्यवहार करते थे। एक दूसरे पर कोई कष्ट आता था, दूसरा रोने लगता था। साथ साथ जाते थे, साथ साथ आते थे। आसपास के जो कार्यक्रम, प्रयोजन, विवाह जहाँ कहीं भी हो, ये दोनों अपनी माँ के साथ आते जाते थे। कुछ दिन उसे ये समझ में नहीं आया कि दरअसल ये क्या है, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आने लगा उसने इसका प्रतिरोध भी शुरू किया। लेकिन तब वो लड़का उसे सॉरी बोलने लगा। उसकी नीयत खराब एक बार
हुई तो फिर हो ही गई। ऐसा नहीं हुआ कि उसके सॉरी बोलने से या अपनी बात कि मेरी बात पकड़ी गई है ये समझने से उसकी नीयत में कोई फ़र्क पड़ा हो। एक बार नीयत खराब हुई तो हुई। वो मौका ढूंढता रहा और अंत में उसे ब्लैकमेल करने का तरीका भी निकाल लिया, मौका भी मिल गया। फिर उस अल्पवयस्क लड़की के साथ दरिंदगी शुरू हो गई। वो बेचारी कुढ़ कुढ़ कर मरती रही, पर किसी ने मदद नहीं की क्योंकि वो गोद ली हुई थी, बहुत गरीब थी। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। एक तो गरीबी और उस पर बदनसीबी, फिर उसकी बेटी हुई, नाबालिग बच्ची की एक और बच्ची हुई। बलात्कारी की बेटी थी, पर माँ तो उसकी वही बच्ची ही थी, लाचार बच्ची, बेबस बच्ची। वही उसकी माँ भी थी। वो अभागन बदनसीब थी, लेकिन फिर भी ये बच्ची तो उसी की थी। उसी के सामने, उसी के कानों में ये सौदा हुआ, डॉक्टर को बेची गई। फिर एक नेह संतान को डॉक्टर ने बेच दी। वो इसके घर भी आता जाता रहा, उससे रोई गिड़गिड़ाई, पर उस लड़की को अपनी बच्ची, अपनी पैदा की हुई बच्ची से नहीं मिलने दिया गया। वो नहीं मिल सकी। माँ की ममता जागती रही, वो चिल्लाती रही। उसका मुंह बंद करने के लिए फिर उसके रेप का प्रयास किया गया, वो भी उसी सौतेले भाई ने। अब आप समझ लीजिए, असहनीय शारीरिक पीड़ा, असहनीय मानसिक पीड़ा, असहनीय मातृत्व की पीड़ा, असहनीय गरीबी की पीड़ा, बदनसीबी की पीड़ा, समाज के अंधे होने की पीड़ा, ये सारी पीड़ा 16 साल की एक बच्ची सहन कर रही थी। भला हो एसपी प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल का। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर उस बच्ची की पीड़ा और दर्द को समझा और एफआईआर कराई। आज सच में मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। वो इसलिए कि सतपाल मेरे एएसपी थे। मैंने उनको जब मैं एसएसपी मेरठ था, मैंने उसको ट्रेंड किया। हमेशा मेरे साथ रहते थे किसी क्राइम के अनावरण में, और ख़ासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हर हाल में मेरे साथ बैठे होते थे। सतपाल की तमाम फ़ोटोग्राफ इंटरनेट पर होगी। जब मैं एसएसपी मेरठ था, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतपाल मेरे ठीक बगल में बैठे हुए मिलेंगे। तो आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद मैंने सही ट्रेनिंग दी और सतपाल ने उसे सच्चाई और ईमानदारी से उस ट्रेनिंग को ग्रहण किया। देखिए, हरियाणा के रहने वाले सतपाल प्रतापगढ़ में जब इनकी पोस्टिंग हुई तो बहुत परेशान हुए। पोस्टिंग ऑर्डर मिलते ही उन्होंने फ़ोन किया कि सर ये कौन से ज़िले में पोस्टिंग हो गई, क्योंकि हरियाणा के आसपास का इलाका जैसे मेरठ है, बागपत में भी बहुत लंबे समय तक रहे, मुजफ्फरनगर में रहे सतपाल, तो कहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कहाँ प्रतापगढ़ बड़का ज़िला। तो उनको भी उनके दोस्तों ने, यारों ने, उनके बैचमेट्स ने बता दिया कि पोस्टिंग के हिसाब से पुलिस के लिए बहुत ख़राब ज़िला माना जाता है। यहाँ औसतन 3 महीने ही एक एसपी टिक पाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है, कुछ तो छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा टिपिकल ज़िला है। और उसी ज़िले में सतपाल पिछले 2 साल से एसपी हैं। वो भी अपनी अच्छाई के कारण, अपने सही कामकाज के कारण, अपनी न्यायप्रियता के कारण वो आज भी एसपी प्रतापगढ़ हैं। उसकी पत्नी, वो बहुत ही उसका पूरा साथ देती है। वो भी कहीं हरियाणा की ही रहने वाली, बहुत अच्छे बैकग्राउंड की, लेकिन प्रतापगढ़ तमाम सहूलतें शायद प्रतापगढ़ में नहीं होंगी, लेकिन वो हमेशा साथ रहती है। बहुत ही भली और भद्र महिला है, सम्मान करने वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली महिला है। इन दोनों के साथ या उसके साथ की वजह से भी सतपाल अपना पूरा समय पब्लिक को दे पाते हैं और न्याय कर पाते हैं। और प्रतापगढ़ से मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मेरा रिश्ता ये है कि मैं वहीं से अंडर ट्रेनिंग रहा हूँ।
यानी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज निकलने के बाद पहली बार फील्ड की ट्रेनिंग 6 महीने की मेरी प्रतापगढ़ में ही मुझे पोस्टिंग मिली थी। खराब समझ कर ही मिली होगी, लेकिन उस ट्रेनिंग ने मेरा जीवन सुधार दिया। मैं किसी भी ज़िले में मुझे पुलिस की हैसियत से, पुलिस वाले की हैसियत से, पुलिस अधिकारी की हैसियत से टिपिकल ज़िले में, बड़े से बड़े ज़िले में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आज की घटना में सबसे ज़्यादा दोषी अख्तरी बेगम है, इस अभागन बच्ची की माँ जिसने उसको गोद लिया था। सारी नैतिक जिम्मेदारी उसी अख्तरी बेगम की थी। उसका बेटा बच्ची के साथ दुराचार करता रहा और वो अलाउ करती रही। उसने कभी न जानने का प्रयास किया, न देखने का प्रयास किया, न रोकने का प्रयास किया, न ही बच्ची की बात को गंभीरता से लेने का प्रयास किया। और रही बात लड़के की, अक्षय बाबू की, उसे इस कुकर्म की सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी से कम की सज़ा कतई नहीं मिलनी चाहिए। कल की घटना में औरैया की जिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने, जिन जुडिशियल अधिकारी ने 2021 में भी रेप की घटना पर फांसी की सज़ा दी थी, और दूसरी कल यानी 28 को रेप और मृत्यु कारित करने पर, एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप और मृत्यु, उसकी हत्या करने पर उस अपराधी को फांसी की सज़ा दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि काश ऐसे ही जुडिशियल अफसर इस मामले के ट्रायल को भी देखें और इसके किए की सज़ा इसे ज़रूर मिले और फांसी से कम नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल जब तक सतपाल हैं वहाँ मेरी ये उम्मीद कायम है, वो ज़रूर इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि 4-5 महीने में ही इसका ट्रायल पूरा करा के इस पूरे वाक़ये को, इस पूरे घटना को अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसका फैसला भी अपने सामने ही कराएंगे। आज की घटना से मुझे हमारे ज़माने का वो बहुत पुराना गाना याद आता है। 1960 का बहुत ही प्रचलित गाना था। 60 की सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी कि लोग ये गाने को गुनगुनाया करते थे। गांव देहात में यंगस्टर्स इसे बहुत गाते गुनगुनाते थे। सैड सॉन्ग है। प्रिसाइजली मैं बताऊं, 16 जुलाई 1960 को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई थी। नाम था पतंग। गाने को गाया था लता जी ने और लिखा था द ग्रेट राइटर राजेंद्र कृष्ण ने। गाने की जो लाइनें हैं वो थीं कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ये गाना 63 साल पहले लिखा भी गया था और गाया भी गया था। लेकिन हमें पता नहीं क्यों आज की ये घटना बताने के बाद जब ये सॉन्ग मेरे दिमाग में आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद 63 साल पहले राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा और लता जी ने गाया। आज की घटना के लिए ही ये 63 साल पहले गाना लिखा गया होगा। आप इसे ज़रूर सुनिएगा। इसका लिंक मैं कम्युनिटी पर डाल रहा हूँ। इसे ज़रूर सुनिए कि 64 साल पहले आज की एक घटना पर किसी ने, मतलब राजेंद्र कृष्ण साहब ने इस ट्रेजेडी को कैसे फोर्सी कर लिया। गरीबी, बदनसीबी और जाने क्या क्या उन्होंने लिखा है। कलेजा फट जाएगा आपका, रुलाई आ जाएगी आपको। एक तो आज की घटना और इसी के परिप्रेक्ष्य में 64 साल पहले गाया हुआ गाना। तो मेरी किस्सा कोई परिवार से यही अपील है, यही कहने की बात है कि इस तरह की घटनाएं हमको आपको विचलित करती हैं, समाज के लिए कलंक हैं। पड़ोसी भी कोई रहा होगा, देखने वाला भी कोई रहा होगा, नात हित भी रहे होंगे, रिश्तेदार भी रहे होंगे। किसी ने भी इस घटना को रोकने की, टिप्पणी करने की, बताने की, समझाने की कोशिश तक नहीं की। कहाँ जा रहे हैं,
और इसी मोबाइल, इसी इंटरनेट, आधी समस्या तो इसी की वजह से। बहरहाल आप इस गाने को लिंक में ज़रूर सुनें, पूरा सुनें, और इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। मैं वेट करूंगा, मैं जानना भी चाहूँगा कि क्या आप भी इस घटना से उस गाने को रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।